नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। शुरुआत करते हैं एक बार फिर से कोरोना की खबरों से ही, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। मुंबई में आज नए मरीजों की संख्या 15,166 तक पहुंच गई है। इसमें से 1,218 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है, जबकि 80 को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। मुंबई का आज के आंकड़े जो हैं वो दूसरी लहर के पीक यानी कि एक दिन में सबसे ज्यादा 11,206 से भी ज्यादा हैं। कल ये आंकड़ा 10,860 था, यानी कल एक दिन की तुलना में 4,306 मरीजों की संख्या बढ़ी है। और इस पर जानकारी दे रहे हैं सुनील सिंह। लगातार तेजी से बढ़ रही है। कल जो आंकड़ा 10,860 था वो आज 15,000 पार हो गया है, यानी कि 15,166 नए मरीजों की आज पाए गए हैं, जो स्वाभाविक तौर पर बहुत ही चिंता की बात है। अच्छी बात सिर्फ इसमें यह है कि उसमें से 87% जो हैं वो असिम्प्टोमेटिक हैं और 1,218 लोगों को ही अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है और उसमें से 80 लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। लेकिन ये जो 15,000 का आंकड़ा है ये वाकई में अपने आप में डरावना है, क्योंकि पिछली लहर की अगर हम तुलना करें तो पिछली लहर में अप्रैल महीने में पीक आया था, जब आंकड़ा एक दिन में 11,000 पार किया था। लेकिन यहाँ पर अभी तीसरी लहर की शुरुआत ही हो रही है कि 15 दिन के अंदर ही आंकड़ा 15,000 के पार कर गया है, तो स्वाभाविक तौर पर बहुत ही चिंता की विषय है। यही वजह है कि आज ही जो राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और बाकी अधिकारियों के बीच में एक गहन मंत्रणा हुई है, अध्ययन हुआ है, आगे क्या कदम उठाया जाना चाहिए इस पर चर्चा हुई है। हालांकि उसमें कुछ फैसला नहीं हुआ है, लेकिन कड़े प्रतिबंध और लगाए जाने चाहिए, इस बात की बात हुई है। और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस बात की जानकारी दी गई है, जो शायद 1-2 दिन में इस बारे में सख्त निर्णय लें। और जिस तरह से कल ही महापौर किशोरी पेडनेकर ने भी बताया था और दूसरे जो अधिकारियों की तरफ से भी संकेत मिला था कि जिस तरह से गाइडलाइन है कि अगर एक दिन में आंकड़ा 20,000 के पार जाता है तो लॉकडाउन लग सकता है, तो स्वाभाविक तौर पर जो स्थिति आज बन गई है, एक दिन का आज अगर आंकड़ा 15,000 के पार कर चुका है। कल का आंकड़ा जो 10,860 था, यानी कि एक दिन में 4,000 की बढ़ोतरी हुई है। अगर तुलना में हम देखें तो स्वाभाविक तौर पर 1 या 2 दिन में ही हम 20,000 पार कर जाएंगे कोरोना के नए मरीजों की संख्या को लेकर। तो हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन को लेकर लोगों में बहुत परेशानी है, नाराजगी है, लेकिन अगर संक्रमण नहीं रुका तो सरकार के पास भी उसके अलावा कुछ विकल्प बचता नहीं दिख रहा है। पूरा लॉकडाउन न लगे, लेकिन मिनी लॉकडाउन की तरफ लग सकता है और उसकी तरफ जो आंकड़ा है वो साफ संकेत दे रहा है, जिस तरह से उछाल आ रहे हैं कोरोना मरीजों की संख्या में। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार के सभी विभागों और दफ्तरों में सभी अफसरों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इस सिलसिले में दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि अगले आदेश तक मेडिकल लीव को छोड़कर कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। साथ ही किसी को भी दिल्ली से कहीं और जाने की अनुमति भी नहीं होगी। देश में ओमिक्रॉन से पहले मरीज की मौत हो गई है। ओमिक्रॉन के मामले 2100 के आसपास हैं, पर पिछले 9 दिनों में देश में कोरोना के मामलों में 6 गुना वृद्धि हुई है। होम आइसोलेशन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं। ओमिक्रॉन को हल्के में न लें। राजस्थान में 70 साल के बुजुर्ग की मौत ओमिक्रॉन से हुई। ये देश में ओमिक्रॉन से पहली मौत है। राजस्थान के केस की बात कर रहे हैं, वह टेक्निकली हम ये बता सकते हैं कि वह ओमिक्रॉन रिलेटेड डेथ इसलिए है क्योंकि जब तक ओमिक्रॉन का रिजल्ट आया था तब तक उससे पहले दैट पर्सन हैज ऑलरेडी डाइड। वह एक एल्डरली पर्सन थे जिनको सीवियर डायबिटीज भी थी और कोमॉर्बिड कंडीशंस थी। तो जब वह ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए थे तो उनका जो ट्रीटमेंट एज पर प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग उनकी एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटीज का ट्रीटमेंट चल रहा था और जब तक उनका ओमिक्रॉन का रिजल्ट आया था ही हैड ऑलरेडी एक्सपायर्ड। बट जैसे कि हमारी गाइडलाइंस हैं कि अगर कोई आदमी पॉजिटिव होते हैं तो हम उसको कोविड डेथ मानते हैं और इसी तरह अगर वो कोई ओमिक्रॉन पॉजिटिव चाहे वो बाद में भी डिटेक्ट हो तो हम उसको ओमिक्रॉन पॉजिटिव ही कहेंगे। वहीं 10 जनवरी से शुरू होने वाली प्रिकॉशन डोज या तीसरी डोज वही होगी जो लोगों ने पहले ली होगी, यानी डोज मिक्सिंग नहीं होगी। The precautionary vaccine dose that will be given to healthcare workers, frontline workers and individuals 60 years and above with comorbidities will be
the same vaccine as has been given to them previously. So Covaxin वालों को Covaxin, Covishield वालों को Covaxin, Covishield वालों को Covishield. वहीं होम आइसोलेशन को लेकर नई गाइडलाइन के मुताबिक टेस्ट में पॉजिटिव आने के 7 दिन तक होम आइसोलेशन जारी रहेगा। पहले ये अवधि 10 दिन की थी, लेकिन जरूरी है कि लगातार 3 दिन बुखार न आए। इसके बाद टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। गंभीर बीमारी वाले मरीज बिना डॉक्टर की सलाह के होम आइसोलेशन में न रहें। स्टेरॉइड न लें और सिटी स्कैन, एक्सरे भी डॉक्टर के सुझाव के बाद ही कराएं। इशारा मामलों के बहुत तेजी से ऊपर जाने का है और जब मामले बढ़ेंगे तो अस्पताल में दाखिला भी। ऐसे में इस नई लहर को हल्के में न लें। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात सियासत की। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की रैली रद्द होने के मसले पर अब काफी राजनीति हो रही है। प्रधानमंत्री को आज फिरोजपुर में रैली करनी थी। गृह मंत्रालय के मुताबिक पीएम का काफिला जब फ्लाईओवर तक पहुंचा तो वहां पे प्रदर्शनकारियों ने रास्ता जाम कर रखा था, जिसके बाद पीएम का काफिला वापस बठिंडा एयरपोर्ट पे लौट आया। गृह मंत्रालय ने इसे पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक करार देते हुए पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। अब बीजेपी ने इस मसले पर कांग्रेस पे निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पीएम मोदी को चोट पहुंचाने की कोशिश हुई, लेकिन कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। साथ ही उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सुरक्षा में चूक से कांग्रेस इतनी खुश क्यों है। कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को या रिलेशन खराब करने की बात कर रहे हैं, ऐसी बात मत करें। ये पॉलिटिक्स नहीं है। हम राजनीति इसी बातों में नहीं करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी हमारे आएंगे तो कुछ देकर ही जाएंगे पंजाब को। जिसे स्मृति ईरानी खूनी साजिश बता रही हैं, उसे पंजाब के मुख्यमंत्री सामान्य प्रदर्शन बता रहे हैं। लेकिन इस फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक रुके रहने के बाद प्रधानमंत्री ने फिरोजपुर की रैली रद्द कर दी। एएनआई के मुताबिक प्रधानमंत्री ने अफसरों से कहा, अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दीजिएगा कि मैं जिंदा भटिंडा हवाई अड्डे तक लौट आया हूं। हालांकि मुख्यमंत्री ने फौरन स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री को कोई खतरा नहीं था। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ कोई जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। मगर गृह मंत्रालय ने इसे सुरक्षा में सेंध मानते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है और जिम्मेदारी तय करने को कहा है। लेकिन प्रधानमंत्री की इस रैली के रद्द होने के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस का इल्जाम है कि प्रधानमंत्री रैली में कम भीड़ देखकर लौट गए। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। हमारा ये अनुरोध है हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री जी से भी, भाजपा के नेताओं से भी, पंजाब में आपका भी उतना हिस्सा जितना हमारा है। ये देश हम सबका है, आइए रैली करिए। परंतु जब भीड़ ना जुटा पाए रैली में तो बहाना बनाकर वहां की कांग्रेस की सरकार पर दोष मत मत। सवाल है, इन नए हालात का राजनीतिक फायदा किसे मिलेगा? फिरोजपुर से मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कैसे यूपी में 25,000 के इनामी और एक हत्या के केस में फरार चल रहे बाहुबली पूर्व एमपी धनंजय सिंह के क्रिकेट खेलने का वीडियो वायरल हुआ है। उस पर हंगामा हो रहा है क्योंकि वो एक तरह से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके वीडियो को ट्वीट करके तंज किया है कि सीएम को चाहिए कि वो अपने करीबी माफियाओं की क्रिकेट टीम बना दें। यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल ने कहा है कि इस मामले की जांच कर इस पे कार्रवाई की जाएगी। देखिए कमाल खान की रिपोर्ट। धनंजय सिंह के जौनपुर में क्रिकेट खेलने के इसी वीडियो पे बवाल हुआ है क्योंकि पुलिस को उनकी अजीत सिंह नाम के एक शख्स की हत्या की साजिश करने के मामले में तलाश है। इस मौके पे धनंजय ने उभरते हुए क्रिकेटर्स को कामयाबी के टिप्स भी दिए। बढ़िया से खेलिए, खेल में पूरे खेल भावना के साथ आप लोग खेल को खेलिए। किसी प्रकार के
विभाग आना पड़ी है। खेल में थोड़ा बहुत नरम गरम चलता रहता है। जब इंटरनेशनल लेवल पे मैच होते हैं, देखते हैं आपस में खिलाड़ी टकरा जाते हैं, लेकिन आप लोग ऐसी स्थितियों से बचिएगा और पूरे स्पिरिट के साथ खेलिएगा। पिछले साल 6 जनवरी को अजीत सिंह नाम के एक शख्स की लखनऊ के गोमती नगर इलाके में हत्या हुई थी। अजीत को 22 गोलियां मारी गई थीं। वो आजमगढ़ के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह की हत्या का मुख्य गवाह था। धनंजय पे अजीत की हत्या की साजिश का आरोप है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने धनंजय सिंह के क्रिकेट का वीडियो ट्वीट कर लिखा कि भाजपा का काम अपराधी सरेआम। बाबा जी अपने करीबी नालबद्ध माफियाओं के टॉप 10 की सूची बनाकर एक टीम बना लें और IPL की तरह एक MBL मतलब माफिया भाजपा लीग शुरू कर दें। शहर के पुलिस कप्तान तो उनके लिए पिच बिछाए बैठे ही हैं और टीम कप्तान वो खुद हैं ही। हो गए पूरे 11। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का इस पे फौरन बयान भी आ गया। योगी जी, ओ योगी जी, आपका ध्यान किधर है? अपराधी तो इधर है, क्रिकेट खेल रहा है। आप तो कहते थे कि उत्तर प्रदेश छोड़ के अपराधी चले गए हैं, अपराधियां सरेआम घूम रहे हैं। ना आपका बुलडोजर लखीमपुर खीरी जाता है, ना बुलडोजर इधर आता है। तभी उत्तर प्रदेश में चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार तेजी से बढ़ा है, क्योंकि यहां अपराधियों को खुली छूट है, खुलेआम घूम रहे हैं। कमाल है योगी जी, ध्यान तो दो जरा। इस वायरल वीडियो में धनंजय के समर्थक अपने नेता के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ दिन पुराने एक और वीडियो में वो एक कॉलेज में क्रिकेट के मैन ऑफ द मैच को चेक देते भी दिखते हैं। इस पे मीडिया ने जब DGP मुकुल गोयल से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि वो इसकी जांच करा के कार्रवाई करेंगे। सर, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया 25,000 के इनामी धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं और उनके ऊपर 25,000 का इनाम है। उनके ऊपर चलेगा। इसकी जांच अभी कराई जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की घटनाओं से विपक्ष के उन आरोपों को बल मिलता है कि एक खास तरह के माफियाओं को बचाया जा रहा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जौनपुर में राजेश श्रीवास्तव, लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी रैलियों पर अब ब्रेक लगा दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों की वजह से अगले 15 दिन तक कोई बड़ी रैली नहीं की जाएगी। ऐसा कर कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों पर भी रैली रोकने का दबाव बनाने की कोशिश तो की है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच चुनावी रैलियों पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अगले 15 दिनों तक यूपी में कोई बड़ी रैली नहीं करने का फैसला किया है। अभी उत्तर प्रदेश के लिए निर्णय, चुनाव 5 राज्यों में है, लेकिन पार्टी ने अभी बाकी राज्यों के लिए फैसला नहीं लिया है। अभी उत्तर प्रदेश के लिए निर्णय प्रभारी हमारी प्रियंका जी ने लिया है। उत्तराखंड में एक बड़ी रैली आयोजित हुई है, होने वाली है प्रियंका गांधी वाड्रा की 9 जनवरी को, उसको लेकर क्या कहें? जैसा मैंने कहा, जो विशेषज्ञ सलाह देते हैं, जो हमारे प्रभारी सलाह देते हैं, उन तमाम सलाहों को ध्यान में रखते हुए फिर निर्णय लिए जाते हैं। 2 दिन पहले ही बरेली में कांग्रेस की तरफ से आयोजित लड़कियों की मैराथन में भगदड़ मच गई थी। कोरोना की वजह से हर पार्टी की रैलियों पर सवाल उठ रहे हैं। पहले रोक देना चाहिए था। ऐसे में पहला कदम उठाकर कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों पर नैतिक दबाव बनाने की कोशिश की है। क्यों होता है कि सत्तारूढ़ दल, प्रधानमंत्री कभी ऐसा रास्ता नहीं दिखाते, हमेशा ये रास्ता कांग्रेस पार्टी ही दिखाती है। और BSP और SP जैसी पार्टियों के लिए क्या कहेंगे आप? तमाम पार्टियों को पहले लोगों का स्वास्थ्य और उसकी चिंता सर्वोपरि माननी चाहिए, बाकी सब बातें बाद में आती हैं। यूपी कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनाव की ड्यूटी पर तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों की कोरोना से सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की है। PM और यूपी के CM की रैलियों पर सवाल भी उठाया है। इंतजार चुनाव की तारीखों के ऐलान का है। राजनीतिक पार्टियां खुद रैलियों पर रोक नहीं लगाती हैं, तो संभावना जताई जा रही है कि चुनाव आयोग अपनी तरफ से इस दिशा में आदेश जारी करेगा। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। बुलीबाई ऐप केस में मुंबई पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन इनका हैंडलर कौन है, ये अब तक साफ नहीं हुआ है। बुलीबाई ऐप केस में अब तक गिरफ्तार विशाल कुमार झा, श्वेता सिंह और मयंक रावत तीनों आपस में कैसे मिले ये अभी साफ नहीं है। विशाल और मयंक इंजीनियरिंग के छात्र हैं, तो श्वेता 12वीं की परीक्षा देने के बाद इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी। लेकिन सवाल है
मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने की इतनी बड़ी और घटिया साजिश क्या सिर्फ 18 से 21 साल के युवाओं की हो सकती है? मुंबई पुलिस के पास अभी इसका जवाब नहीं है। इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगा और इसमें जितने भी इन्वॉल्व आरोपी है, जिन्होंने इस क्राइम में सहभाग लिया है, इस गुनाह में सहभाग लिया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हमारी कोशिश रहेगी कि उन सभी आरोपी को हम अरेस्ट कर पाए और प्रोसिक्यूट कर पाए। पुलिस के मुताबिक बुली ऐप 31 दिसंबर को डेवलप हुआ और 5 ट्विटर हैंडल उसके फॉलोअर थे। इन्हीं फॉलोअर्स को फॉलो कर मुंबई पुलिस की साइबर सेल 3 आरोपियों तक पहुंची है। सबसे पहले विशाल झा को बेंगलुरु से पकड़ा गया, उसके बाद श्वेता सिंह और मयंक रावत दोनों को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी विशाल तवस्या वत्स नाम का यूट्यूब चैनल भी चलाता है और उसने @खालसा सुपरमैसिस्ट ट्विटर हैंडल का लोकेशन जानबूझकर कनाडा दिखाया था। हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुआ है। अभी आप एकदम एंड तक कौन मास्टरमाइंड है, क्या है, ये लास्ट स्टेज में पता चलेगा। मुंबई पुलिस के मुताबिक 6 महीने पहले सुली डील्स ऐप को जिस तरह गिट्स हब पर डेवलप कर मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने की हरकत की गई थी, ठीक उसी तरह इस बार गिट्स हब का इस्तेमाल बुली ऐप के लिए किया गया है। मुंबई पुलिस ने बुलीबाई ऐप केस में 3 दिन में ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर सराहनीय काम किया है। लेकिन ये सवाल अब भी बना हुआ है कि नफरत की इस कारस्तानी में तीनों का हैंडलर कौन है? मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और चेन्नई में एयर कार्गो कस्टम्स ने दुर्लभ प्रजाति के 1364 कछुए बरामद किए हैं जो मलेशिया भेजे जा रहे थे और इन्हें मलेशिया भेजे जा रहे सामान से बरामद किया गया है। इन कछुओं को पुनर्वास के लिए तमिलनाडु स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया है। ये दुर्लभ कछुए हैं जिन्हें बरामद किया गया है। और अब आपको जानकारी देते हैं आज के मौसम के हाल का, क्योंकि ज़्यादातर उत्तर भारत में ठंड ज़्यादा पड़ रही है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक बर्फबारी हो रही है। ऊंची पहाड़ियां बर्फ से सफ़ेद हैं और निचले इलाकों में इसकी वजह से ठंड काफ़ी बढ़ गई है। कई जगह पे बारिश हो रही है और ठंडी हवा का भी जोर है।